हे गाइस, इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात किया था। ठीक है ना, इन अराउंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया था, पॉलिटी का ओवरऑल व्यू आपको दिया था। ठीक है, एक बेस रखने का कोशिश किया गया था पहले वीडियोज़ में। अब हम वहाँ पे हमने फेडरलिज्म के बारे में छोटा मोटा चीज़ डिस्कस किया था। ठीक है ना, अब हमने फेडरलिज्म को एकदम इलाबोरेट तरीके से पढ़ना है, फेडरलिज्म को समझना है कि क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, है ना, बहुत बार पूछा गया है ना, और पूछता रहेगा यहाँ के सेक्शन से। तो इंडिया के फेडरल सिस्टम को समझने की बात करते हैं और इस लेक्चर में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए कुछ स्कॉलर का ये कहना है जी कि इंडिया जो है ना, बहुत सारे थिंकर्स का अलग अलग मानना है। किसी का कहना है कि इंडिया एक ट्रू फेडरल स्टेट है, इंडिया में एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि इंडिया क्वासी फेडरल है। ठीक है ना, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि इंडिया सुई जनरिस है। सुई जनरिस का मतलब होता है कि फेडरेशन ऑन इट्स ऑन टाइप, मतलब वर्ल्ड में जो फेडरेशन का मतलब है वो ना थोड़ा सा अलग, उससे अपने टाइप का फेडरेशन, इसको बोलते हैं सुई जनरिस, फेडरेशन ऑफ सुई जनरिस। तो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स का, अलग अलग स्कॉलर का अपना अपना मत है कि सम बिलीव दैट इंडिया इज ट्रू फेडरल सिस्टम, वाइल सम आल्सो बिलीव दैट इंडिया इज क्वासी फेडरल, एंड अदर बिलीव दैट कि इट इज द फेडरेशन ऑफ सुई जनरिस। लेकिन ध्यान सुनिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है फेडरलिज्म को एक बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते आप, बाकी चीज़ में अमेंडमेंट कर दो आप, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था जजमेंट में, वो आपको मैंने बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर इसको बताया गया। अब मैं बताता हूँ कि इंडिया में फेडरल सेटअप कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होने के साथ साथ यूनिटरी सिस्टम कैसे है। मैंने आपको कहा ना, वो कुछ लोग कहते हैं ना क्वासी फेडरल है, मतलब कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि ये बताता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, और कहीं पे ऐसा प्रोविजन है जो कहता है ये फेडरल सिस्टम का तो प्रोविजन है ही नहीं। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इंडिया इज ए फेडरल सेटअप। ठीक है ना, तो इसमें हमने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं जी, जो कि इंडिया को बताएगा कि एक इंडिया जो है अब फेडरल सिस्टम है और कहीं ना कहीं उसके करीब है। ठीक है ना, आप देखो 7th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। शेड्यूल की बात हम बाद में करते हैं। शेड्यूल 12 शेड्यूल हैं, ओरिजिनली 18 शेड्यूल्स थे, बट अभी जो है 12 शेड्यूल है। शेड्यूल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो, मुझे लगता है कि लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते ना आपको मैं शेड्यूल ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 7th शेड्यूल ऐसे कहते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन और स्टेट का पावर का डिवीज़न हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर का। लिस्ट सिस्टम जो है ना, लिस्ट सिस्टम, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद यूनियन लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में ही बताया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिमार्केट किया है द पावर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ना किसी को भी, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, किसी को ना सबऑर्डिनेट नहीं समझती है। हम ये कह सकते हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर आ रहे हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने अपने एरियाज में दोनों सुप्रीम है इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ व्हाट एक्टिविटी। तो क्योंकि बोथ डेराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? फेडरल सिस्टम का एक प्रिंसिपल है ये। दूसरा ये है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का क्या मतलब होता है कि फेडरल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक सुप्रीम होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दे एक्ट ऑन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। नाइदर सेंटर एलोन नॉर स्टेट एलोन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट लीस्ट इन
इंपॉर्टेंट एरियाज। अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकती है, कुछ ऐसे एरियाज है वहां तो कर ही नहीं सकती है। हम आपको 5 मेजर एरियाज अब बताने वाले हैं जहां पे कि सेंटर और स्टेट दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। सेंटर एंड स्टेट नीड टू एक्ट इन कोऑर्डिनेशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 5 एरियाज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला एरिया है आर्टिकल नंबर 54 एंड 55। आर्टिकल 54 और 55 क्या कहता है? आर्टिकल 54 और 55 जो है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है उसको चेंज करना है पार्लियामेंट को, तो वो अकेले नहीं कर सकती, उसको स्टेट का भी चाहिए परमिशन, स्टेट का भी चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट का भी कंसर्न चाहिए। तो दोनों को यहाँ पे मिल के एक्ट करना पड़ेगा। सेंटर कांट अलोन चेंज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 73 क्या बोलता है? यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है ना, स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर। और आर्टिकल 241 क्या बोलता है? यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट्स हैं उससे डील करता है। अगर ये सब में कोई बदलाव लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अकेले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपना एग्जीक्यूटिव पावर को अकेले नहीं बढ़ा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अपना एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाने का क्या मतलब है? वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर को इंक्रोज करेगा, अकेले तो नहीं करेगा ना। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्या डिक्लेयर किया है कि फेडरलिज्म इज द बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 एंड आर्टिकल 241 में कोई भी बदलाव सेंटर अकेले या स्टेट अकेले नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब उनके पावर में आप बदलाव नहीं कर सकते। उसी तरह पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 4, पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 5 और पार्ट 11 के चैप्टर नंबर 1, इन तीनों को ध्यान से देखिएगा। पार्ट 4 जो है ना चैप्टर 5 के, वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। वहाँ भी आप उसके प्रोविजन में चेंजेस नहीं करते हैं। सेंटर अलोन कैन चेंज दिस। उसी तरह हाई कोर्ट पार्ट 6 के चैप्टर 5 से डील करता है, वहाँ भी अकेले चेंज नहीं किया जा सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो आपका पार्ट 11 में दिया गया है, उसको भी सेंटर अकेले चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। 7 शेड्यूल आपको मैंने बताया कि वहाँ लीस्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया, वहाँ भी अकेले सेंटर कैन नॉट अमेंड दिस, बोथ नीड टू एक्ट टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना। और आर्टिकल 368 विच टेल्स अबाउट द टू अमेंड द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, वहाँ भी सेंटर कांट अलोन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना। और लास्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट। ये सारे एरियाज जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 73, 162, 241, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होंगे उसमें चेंज अकेले नहीं कर सकता, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी नहीं कर सकता, लिस्ट सिस्टम जो शेड्यूल नंबर 7 बोलता है वहाँ भी अकेले चेंज नहीं कर सकता। आर्टिकल 368 जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है तो वो कहाँ बताया गया 368 में। और पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट का कहाँ पे है बताइए, ध्यान से बताइए मुझे। पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में? राज्यसभा में। वहाँ भी अकेले सेंटर कैन नॉट डू दिस। तो ये सारे फीचर्स को, ये सारे जो 5 एरियाज है ना जहाँ पे दोनों को मिलकर के काम पर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली डिमार्केट किया है इन चीज़ों को। तो इन द अबव 5 कैटेगरीज ना, एनी अमेंडमेंट or change in the constitution is the first passed by the parliament, and then at least 50% of the state legislature will have to pass it, and then only president assent. But in other areas na jahan ki president parliament can alone on their own change amend the constitution or send it for the president for their approval, like article 3-4 establishment of new state, admission or removal of new state, change the boundary alteration of any state, ये इसमें पार्लियामेंट अकेले कर सकती है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर हम कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आर्टिकल नंबर 3-4 में अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। तो एवरी अमेंडमेंट
एवरी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अमाउंट टू द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी करते हो तो वो अमेंडमेंट नहीं कहलाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और 5 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दोनों को इन दोनों को साथ आना होगा और फिर एक्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो पहला मैंने, इंडिया एक फेडरल सेटअप है, पहला मैंने बताया कि 7 शेड्यूल है हमारे पास, जिससे पता चलता है फेडरल सेटअप है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम है, इससे पता चलता है इंडिया एक फेडरल सेटअप है। तीसरा, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब एकदम क्लियरली डिमार्केट किया गया है, इस एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है स्टेट के क्या पावर हैं, सेंट्रल के क्या पावर हैं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, तो इससे ही पता चलता है इंडिया हैज़ ए फेडरल सेटअप। और अगला बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे रिजिड है और कहीं ना कहीं एक्सटेंशन टू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है, तो इससे ही पता लगता है कि इंडिया एक फेडरल सेटअप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जुडिशियरी जो है वो क्या है, जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जुडिशियरी इज़ वेरी पावरफुल। तो कोर्ट का अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जुडिशियरी जो है ना, मान के चलिए सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है ना, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, है ना, तो वहाँ पे फाइनल आर्बिट्रेटर अंपायर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी, कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो कि दोनों को मैनेज करे, है ना। और ऐसा करने के लिए कौन है? ऐसा करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, तो कोर्ट है उसके लिए। तो इन सब सारी चीज़ों से देख करके ये लगता है कि इंडिया एक फेडरल सेटअप है। आप समझ रहे हो? यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताएं कि इंडिया एक फेडरल सेटअप कैसे है, तो ये 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम ये चीज़ समझने की इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अमेरिका को कंसिडर कीजिएगा ना, और तब कहिएगा कि अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम मुझे मिलते हैं वो आइडियल फेडरल सिस्टम है। कहीं और मिलेंगे वो आइडियल हो सकते हैं, सबके लिए आइडियल अलग हो सकता है ना। किसी एक देश को देख के तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बेस्ट है, सबका अपना अपना सिस्टम है जी। लेकिन अगर आप अमेरिका को एज ए आइडियल फेडरलिज्म मानते हैं, मॉडल मानते हैं फेडरलिज्म का, तो आप देखेंगे इंडिया में अनलाइक इन यूएसए, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है फॉर यूनियन एंड स्टेट। यूएस में आप देखोगे तो वहाँ 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स आर देयर। स्टेट भी अपना सिटीजनशिप ग्रांट करता है, ठीक है ना। हर एक स्टेट का अपना सिटीजनशिप होता है और यूएसए एज ए होल के लिए एक अलग सिटीजनशिप होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना सिटीजनशिप होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया में सिंगल फ्लैग है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना, और इंटीग्रेटेड कॉमन जुडिशरी है। इसका मतलब समझ रहे हो इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे हर एक स्टेट में, एंड यूटीज़ तो कहीं कंबाइंड भी हैं, किसी स्टेट का भी बहुत सारे यूटीज़ संभाल लेते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्टेट में जो हाई कोर्ट है ना, वो स्टेट का हाई कोर्ट नहीं है, ध्यान से लिखिएगा। हाई कोर्ट is not the high court of that state, it is only in that state। आप समझ रहे हो? जैसे मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है? नहीं, वो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो ना एक चैन की तरह काम करती है, हायरार्की है, अलग नहीं है, समझे। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी डिसीजन होगा वो सभी के लिए मान्य होगा, वो सब मानेगी। तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेटेड कॉमन जुडिशरी, कॉमन है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम देख कैसे पता लगते हैं कि इंडिया में यूनिटरी सेटअप है कहीं ना कहीं। पहला चीज़ पता चला कि सिंगल फ्लैग है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड कॉमन जुडिशरी है, और
ध्यान सुनिएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सब देख के लग रहा है कि थोड़ा सा फेडरल सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए तब कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अमेरिका को एक फेडरल सेटअप मानते हो, मॉडल मानते हो, तब मैं कह रहा हूँ। अगर आप दूसरा देखोगे तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है ना। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान पावर क्या होता है आपको समझ ही जाते होंगे कि स्टेट का पावर क्या होता है उस समय, है ना। तो द प्रेसिडेंट क्या होता है कि इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 क्या बोलता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो फेडरल के तरह वर्क करे और एज वेल एज यूनिटरी के तरह भी एक्ट करे, बट एज पर द नीड ऑफ द टाइम। ये बात ध्यान देने वाली बात है। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट हैं जिनका ये कहना है कि ये फ्लॉज है हमारे फेडरल सिस्टम में, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ आल्सो जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द रियलिटी ऑफ इंडिया, है कि नहीं। इंडिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टेट्स सीड करना चाहते हैं, इंडिया से अलग होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूनिटरी सेटअप तो होना जरूरी है। तो अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग मानना है जी, तो अब हम क्या कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 को आप देखोगे तो वहाँ मैंने आपको बताया ना, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री को चेंज कर सकता है इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, बिना उसके कंसेंट लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिटरी सेटअप नहीं है ना। तो क्योंकि इससे ये पता लगता है ना कि स्टेट डज नॉट एंजॉय द राइट टू एग्जिस्ट और फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ फेडरेशन, तो ये भी यूनिटरी सेटअप है। मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताया था कि शेड्यूल 7 है, तो इससे पता लगता है कि इस एक्सप्लिसिटली डिमार्केट किया गया है सब्जेक्ट को। स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है। लेकिन अब मैं देखिए वही 7th जो शेड्यूल है उसको मैं यहाँ पे यूनिटरी की तरह कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये यूनिटरी की तरह भी एक्ट करता है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं। लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 61 के राउंड है। और लिस्ट 3 जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं। तो अगर ध्यान से देखो लिस्ट 3 में जो अल्टीमेट पावर होता है किसके पास होता है? सेंटर के पास। तो ओवर एंड ऑल 152 सब्जेक्ट सेंटर के पास है और 61 सब्जेक्ट जो है वो किसके पास है? स्टेट के पास है। तो और जो कि मेन चीज़ है वो तो मतलब कह सकते हो सेंटर के पास ही है, लाइक रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर। तो कहीं ना कहीं ये यूनिटरी सेटअप भी तो है, यूनिटरी फीचर ही तो है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कन्वे करना चाहता हूं। और कंकरेंट लिस्ट को अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट क्लेम क्या बोलता है कि आई एम द सुपेरियर, है ना। स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस ओवर विच स्टेट डू नॉट हैव द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन स्पेशल सिचुएशन। कैसे बताऊं मैं आपको? देखिए मैं आपको बताता हूं। स्टेट लिस्ट जो कि 61 सब्जेक्ट है वहां भी कुछ ऐसे एरियाज हैं स्टेट लिस्ट में भी जहां पे सेंटर लॉ बना सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कहां पे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ऐसे 5 कंडीशन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मैं स्लाइड थोड़ा आपको दिखा देता हूं, यहां पे है। हाँ, 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट कैन आल्सो लेजिस्लेट ओवर स्टेट सब्जेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट सब्जेक्ट। कैसे? ध्यान सुनिएगा। अगर अपने आर्टिकल के थ्रू गो आउट करते हैं, एक सेकंड रुकिए। ओके, आर्टिकल 249 क्या बोलता है? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 एंड आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 248 नहीं, 248 नहीं रहने देते, ये तो उससे रिलेशन नहीं है। ये 5 ऐसे एरियाज हैं, मतलब 249, 250, 252, 253 और 356। ये 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी